कर्तव्य और गीतांजलि की शादी संपन्न हो जाती है। सभी बड़ों से कर्तव्य और गीतांजलि ने आशीर्वाद लिया। सभी ने उन्हें अपने नए वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। कुछ ने सच्चे मन से उन्हें दुआएं दी, तो कुछ ने सिर्फ दुआएं देने का दिखावा किया। गीतांजलि की नज़र अपने पिता पर पड़ी। उसने उन्हें कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस एकटक उनके चेहरे को देखती रही। आज उसे अपने पिता के साथ सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं। उसने अपनी आंखें नीचे की और कर्तव्य के साथ वहां से चली गई। जब उनकी कार तेज चलने लगी तो उसने रियर व्यू मिरर से पीछे छूटती अपनी हवेली देखी, जिसमें उसका बचपन बीता था। उसने पीछे खड़े अपने परिवार के सदस्यों को देखा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे उसके जाने से कितने ज़्यादा खुश हैं। उसने यह सोचा था कि जब वह अपना परिवार छोड़ेगी तो उसे दुख होगा, लेकिन उसे कुछ ही पलों में यह याद आया कि उसके परिवार के सदस्यों ने उसे कभी अपना नहीं माना था। उसे सिर्फ अपने घर में काम वाली समझ कर ही रखा था। उसने एक पल वह सब सोचा और अपनी आंखें बंद कर ली। कर्तव्य को गीतांजलि को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह कुछ ऐसा करे कि वह उसे बुरा भला बोले, लेकिन वह तो पूरे रास्ते एक रोबोट की तरह ही बैठी रही। उसने यहाँ तक कि एक आंसू भी नहीं निकाला। उसकी हरकत में कोई भाव नहीं आया। गीतांजलि ने अपने बगल में बैठे हैंडसम आदमी को देखने तक की जरूरत नहीं पड़ी। यह बात आज असामान्य थी कि दुल्हन अपने बचपन के घर, परिवार के सदस्यों, दोस्तों को छोड़कर जाते समय हमेशा रोती है, भले ही कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ तो गीतांजलि का कुछ और ही हाल था। यह कर्तव्य को सोचने पर मजबूर कर गया। तभी उसके दिमाग में आया, ये क्यों रोएगी? इसे इतना हैंडसम पति और इतनी सारी प्रॉपर्टी दोनों मिल रहे हैं। रोने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यह सोचते ही उसके मन में करवाट ने जगह ले ली और उसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ घुमा लिया। कुछ समय बाद वे चौहान हवेली के सामने थे। सभी रस्मों को पूरा करने के बाद कर्तव्य को उसके कमरे में भेजा गया। गीतांजलि को पहले ही भेज दिया गया था। उसने देखा कि गीतांजलि अपने शादी के जोड़े में पैरों को मोड़कर बेड पर बैठी हुई है। कर्तव्य उसकी ओर बढ़ते हुए अपनी शेरवानी के ऊपर के बटन खोलने लगा। वह गीतांजलि के पास जाकर बैठ गया। उसने अपनी उंगलियां गीतांजलि की उंगलियां छूने के लिए बढ़ाईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, गीतांजलि ने जल्दी से अपनी हथेलियां मुट्ठी में बंद कर लीं। उसकी घबराहट को देखकर कर्तव्य मुस्कुराया और उसकी हाथ में पहनी चूड़ियों को ऐसे छूने लगा जिससे उसकी खनकने की आवाज़ निकलने लगे। उसने उसका लंबा सा घूंघट हटाया। गीतांजलि, जो अब तक अपनी पलकें झुकाए बैठी थी, दोनों ने एक दूसरे को देखा और इस वक्त उनकी दुनिया थम गई। कर्तव्य तो उसकी मासूम भूरी आंखों में खोसा गया, जिसमें अनेकों राज छुपे थे। वह कहीं ना कहीं यह देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उसने मन ही मन कहा कि वह अब उन्हें सुलझाएगा। गीतांजलि ने पहली बार अपने सामने बैठे हैंडसम लड़के को देखा, जिसकी आंखों में उसे अपने लिए हक दिखाई दे रहा था। उसकी बियर्ड और घने बाल उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। गीतांजलि की नज़र उसके लंबे बालों पर पड़ी, जो कि पोनी में बंधे थे, जिससे वे और भी ज़्यादा हॉट दिखाई दे रहे थे। वहीं कर्तव्य की नज़र गीतांजलि के होंठों पर थी, जिस पर एक छोटा सा निशान था, जो शायद जन्म के समय का था। वह निशान ही तो कर्तव्य को अपनी ओर खींचने पर मजबूर कर रहा था। वही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे देखकर कर्तव्य अपने होश खोने को मजबूर हो गया था और बीच मंडप में उसे देखता ही रह गया था। यह वही निशान था जिसने शादी के दौरान उसकी हरकतों को रोक दिया था। कर्तव्य ने गीतांजलि के निचले होंठ पर उस लाल तिल को छूने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन गीतांजलि ने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी ऐसी हड़बड़ाहट पर कर्तव्य खुलकर हंसा। वह बिस्तर पर आधा लेट गया। उसने अपनी कोहनी उठाकर उसके पैर को सहलाया, जिससे उसे हल्की सी झंझनाहट महसूस हुई, जिस कारण गीतांजलि ने जल्दी से अपना पैर पीछे मोड़ लिया और कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। ये शादी तो तुम्हारी मर्जी से हुई है ना, फिर ये संकोच क्यों? कर्तव्य अब थोड़ा इरिटेट होकर उसे देखते हुए बोला। गीतांजलि बिना किसी डर के पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, डेफिनेटली मैं आपको अपना पति का अधिकार दूंगी, लेकिन केएससी का अधिकार नहीं। जो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते
गीतांजलि ने बहुत ही नरम स्वर से उत्तर दिया। उसकी नजरें अभी भी अपनी उंगलियों पर थीं, जो कि आपस में उलझी हुई थीं। कर्तव्य कन्फ्यूजन से कि ऐसी कौन? गीतांजलि धीरे से, आप। कर्तव्य हल्का सा मुस्कुराकर, मुझे कर्तव्य बुला सकती हो। गीतांजलि जल्दी से अपना सिर जोर से हिलाते हुए, आपका नाम नहीं ले सकती। आप मेरे पति हैं और पति का नाम नहीं लेते। उसकी ये बात सुनकर कर्तव्य जोर से हंसा। वह हंसते हुए बोला, जब तुमने मन ही मन मुझे अपना पति मान लिया है तो ये सारी बातें करने का क्या मतलब? गीतांजलि को अब उसके आगे कोई जवाब नहीं सूझा, इसलिए वह जल्दी से घूमकर बिस्तर से नीचे उतर गई और सोफे पर बैठकर अपने भारी गहने उतारने लगी। कर्तव्य बेड पर लेटे लेटे अपनी मर्दाना आवाज में बोला, वैसे तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता? गीतांजलि ने अपनी हल्की बुरी आंखें उठाई और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने सुना लोग कह रहे थे कि ये शादी आप पर थोपी गई है और मैं आप पर एक बोझ हूँ जिससे आप दूर होना चाहेंगे। इसके अलावा आज सुबह जब मेरी पोनी गलती से आपको छू गई तो आप तुरंत मुझसे दूर हो गए, एक बार भी नहीं देखा मेरी तरफ। फिर सिंदूर भरने के समय भी रुक गए थे, जैसे कि आप शादी करने के अपने इस फैसले पर अफसोस जता रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। ये सब बोलते बोलते उसकी आवाज़ धीमी होती चली गई। बचपन में दामिनी द्वारा मार मार कर उसे धीमे बोलने का तरीका सिखाया गया था। कर्तव्य समझ नहीं पाया कि उसकी शर्म है या वह उससे नाराज है। कर्तव्य अभी तक नहीं समझा कि उसकी गलती क्या है। ना तो उसे पहले गीतांजलि से मिलाया गया, ना ही उसकी इजाज़त शादी में ली गई। वह वैसे ही उठकर बैठ गया और सख्ती से बोला, सारी सुनी हुई बातें सच नहीं होती। जो तुमने सुनी है उनमें से आधा सच है। एनीवेज, जिन लोगों से तुमने यह सुना है उन्हीं लोगों से मैंने भी सुना है कि यू आर गोल्ड डिगर। फेम एंड वेल्थ के लिए शादी की है तुमने। नहीं तो आज के ज़माने में ऐसी कौन सी लड़की होगी जो अपने ग्रूम से बिना मिले बिना बात किए उससे शादी के लिए राजी हो जाएगी? कर्तव्य उसे घूरते हुए बोला, इन्हें बहुत मालूम है मेरे बारे में। ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग? गीतांजलि अब गुस्से में आते हुए बोली। उसके गाल धीरे धीरे गुलाबी होने लगे। उसके गुलाबी गाल देखकर कर्तव्य एक बार फिर सब कुछ भूलकर उसे देखने लगा। वह हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, उन्हें जाने दो। मुझे अब ये बताओ कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? अगर मेरे पास ये सारा पैसा, ये नाम और ये प्रॉपर्टी ना होती तो क्या तुम मेरी लाइफ के हर उतार चढ़ाव के समय हमेशा मेरे साथ रहोगी या मुझे छोड़ देती? मुझे पता है कि यह शादी से पहले पूछना चाहिए था और अब इस बात के लिए काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन शादी के बारे में सोचते हुए मैंने सोचा कि तुमसे अपने बारे में कुछ बात कर लूं। गीतांजलि उसकी इस बात पर मुस्कुराई। वह अपने होठों को हल्का सा गीला करते हुए बोली, मैं मॉडर्न से ज़्यादा संस्कारी रहना पसंद करती हूँ। मुझे ये शॉर्ट ड्रेस पसंद नहीं। क्या आपको मेरी ऐसे कपड़े पहनने से कोई प्रॉब्लम होगी? क्योंकि मैं आज के ज़माने की लड़कियों की तरह नहीं हूँ, ना मैं इतनी सुंदर हूँ। अगर आपको कहीं भी अपनी वाइफ का इंट्रोड्यूस करवाना होगा तो कैसे करवाएंगे आप? आपकी तो इंसल्ट हो जाएगी ना। मुझे गालियाँ देना नहीं आता और मुझे सीखना भी नहीं है। मैं आज भी ये कहना पसंद करती हूँ कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सो आगे आपकी मर्जी। आपका जो जवाब होगा मेरा भी वही जवाब होगा। कर्तव्य उसका सवाल सुनकर गहराई से मुस्कुराया। उसे मुस्कुराते हुए देख गीतांजलि के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। वह धीमे धीमे अपने गहने निकालने लगी। उसने जैसे ही अपनी नोजपिन निकालनी चाही, तभी अचानक कर्तव्य ने उसे रोक दिया। वह जो नोजपिन, रिंग, चैन जो भी कहते हैं उसे, आई डोंट नो, उसे रहने दो, मत निकालो। इसे देखकर कुछ अलग सा फील हो रहा है। गीतांजलि अपनी बहुएं आपस में मिलाते हुए, कैसा फील? कर्तव्य ने अपनी गर्दन को सहलाते हुए कहा, वह जो लाल रंग का तिल है ना तुम्हारे लिप्स पर, मेजर डिस्क्रिप्शन है। कसम से उसकी ओर देखने के चक्कर में ही तो सिंदूर लगाने में देरी हो गई और मेरी बीवी को गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मेरे लिए वह एक बर्डन है। कर्तव्य ने उसे अपनी काली गहरी आंखों से घूर कर कहा। गीतांजलि अपना सिर झुकाते हुए बोली, सॉरी, मैंने आपको गलत समझा।
कर्तव्य ने अब ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें भी यही लगता है? मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं सच में इस शादी को एक मौका देना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसका जवाब सुनकर गीतांजलि ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। कर्तव्य ने आके कहा, ठीक है, इसके लिए हमें एक दूसरे की पसंद और नापसंद को समझने की जरूरत है, जो हमें साथ रहते हुए पता चल जाएगी। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि तुम्हें करनी ही चाहिए और इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। गीतांजलि कंफ्यूज होकर बोली, कौन सी बातें? कर्तव्य ने अब उसे अपनी उंगलियों से गिनाते हुए कहा, सबसे पहले कि मैं अपना कमरा हमेशा साफ सुथरा रखना पसंद करता हूँ। मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। मेरा काम सही समय पर होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने समय का बहुत पाबंद हूँ, जो मैं कई सालों से फॉलो करता आया हूँ। अब इसे तुम एटीट्यूड कहो या कुछ और, लेकिन मैं ऊंची आवाज़, गालियाँ और बेमतलब का मुझसे झगड़ा बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे बिजनेस में कोई भी दखलंदाजी मुझे इरिटेट फील कराती है। बस इतना ही। मुझे लगता है बाकी आके जो बातें मुझे बतानी होंगी मैं बताता जाऊंगा। गीतांजलि अपना सिर झुकाए उसकी हर एक बात को अपने अंदर समाती जा रही थी। उसने कर्तव्य को नाराज न करने के मकसद से उन सारे रूल को फॉलो करने का फैसला किया। कर्तव्य उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी भी तो कोई इच्छा होगी। विच यू वांट, बताओ, मैं ध्यान रखूंगा। गीतांजलि धीरे से बोली, जी, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। आगे चलकर हम दोनों में कभी भी कोई अनबन हो तो मैं यही चाहूंगी कि हम सोने से पहले उसे सॉल्व करके सोएं। चाहे छोटी हो या बड़ी, कोई भी चीज़ अपने मन में रखकर एक दूसरे के लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करें। उसने बहुत ही आराम से जवाब दिया। कर्तव्य हैरान होकर बोला, बस यही, और कुछ नहीं तुम्हारे मन में? गीतांजलि ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब चलिए, मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठना भी है। गीतांजलि ने बेड की तरफ देखा, फिर कर्तव्य की ओर। वह इस बात से डर रही थी कि कर्तव्य उसके साथ बेड शेयर ना करे। हो सकता है कि कर्तव्य को उसकी बात बुरी लग जाए, इसलिए वह वहां से उठकर सोफे पर जाने का फैसला किया और धीरे से बोली, चलिए, अब हमें सोना चाहिए, मैं जाकर सोफे पर सो जाती हूँ। इतना कहकर गीतांजलि जैसे ही बेड से उठकर सोफे की ओर बढ़ने लगी, तभी कर्तव्य ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे गीतांजलि बेड पर गिर गई। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखर चुके थे। कर्तव्य उन बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, मैडम, सोफा बैठने के लिए होता है, सोने के लिए नहीं। और वैसे देखो, इसका साइज कितना है, दो लोग ही बैठ जाएं तो तीसरे के लिए जगह नहीं है। फिर तुम कैसे फिट होगी? उधर गीतांजलि तो अचानक उसके टच से हड़बड़ा गई। वह जल्दी से उठकर बोली, मैं चेंज करके आती हूँ, और इधर उधर अपना बैग खोजने लगी। कर्तव्य उसे कुछ ढूंढता देखकर बोला, क्या ढूंढ रही हो? गीतांजलि घबराई हुई बोली, जी, मेरा बैग शायद गाड़ी में ही रह गया होगा। अभी तो रात के 12 बज रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब करना भी सही नहीं होगा। डू यू वन थिंग, तो मेरे कपड़े पहन लो, कल सुबह होते ही मैं तुम्हारा बैग ले आऊँगा। कर्तव्य ने उसे कहा, फिर उसे लेकर वार्डरोब की तरफ बढ़ने लगा। गीतांजलि अभी वहीं खड़ी थी, तो वह पीछे मुड़कर बोला, आओ मेरे पीछे। गीतांजलि शर्माते हुए धीरे धीरे कर्तव्य के पीछे चल दी। वह वार्डरोब की तरफ बढ़ी। बहुत बड़ा वार्डरोब था। यह देखकर गीतांजलि एक पल के लिए दंग रह गई। वह बहुत ही खूबसूरत था। कर्तव्य ने एक टी शर्ट और लोअर चुनते हुए गीतांजलि को बाथरूम में कपड़े बदलने को कहा। उसने भी अपने लिए नाइट सूट उठा लिया। गीतांजलि कपड़े चेंज करके आई तो उसने देखा कर्तव्य अपने बेड पर लेटा हुआ है। उसका एक हाथ उसके सर के नीचे और दूसरे हाथ से वह अपने मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था। वह बेड पर बैठी अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। कर्तव्य ने उसकी हरकतों को नोट करते हुए पूछा, नर्वस फील कर रही हो? गीतांजलि ने जल्दी से नामे से हिला दिया। एक बात पूछूं? गीतांजलि ने अपनी शादी के मंगलसूत्र से खेलते हुए कहा। पूछो। कर्तव्य ने अपना मोबाइल एक तरफ रखते हुए कहा। ना मेरे दोस्त हो और ना ही लवर, तो अकॉर्डिंग टू यू क्या है हम दोनों के बीच? व्हाट इज दिस रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ अस टुगेदर फॉर एंटरिंग? कर्तव्य हल्के से
उसके कान के पास अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, एहसास, ना मैं तुम्हें पहले से जानता था और ना ही अब इतने अच्छे से जानता हूँ, बट जो ये फीलिंग आ रही है ना तुम्हारे अंदर से, ये पॉजिटिव फीलिंग है जो मुझे तुम्हें अपनी ओर खींचने पर मजबूर कर रही है। मन कर रहा है तुम्हें इस दुनिया से छुपा कर रखूं। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जिस वक्त मेरी नज़र इन होठों और तिल पर पड़ी, मेरे मन में सिर्फ एक ही आवाज़ निकली थी कि ये तिल सिर्फ और सिर्फ मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा हक है और ये हक मैं किसी को नहीं दे सकता। पता नहीं क्यों बट मुझे इसे देखकर अपनापन महसूस हो रहा है और मुझे लग रहा है कि यह तिल ही हमें जोड़कर रखेगा। वह शरारत से मुस्कुराकर बोला, फिर उसकी आंखों पर हल्के से फूंक मारते हुए बोला, वैसे तुम्हारी क्या राय है? गीतांजलि तो उसके शब्दों को सुनकर शर्मा गई। कर्तव्य ने उसकी ठुड्डी को उंगली से ऊपर उठाते हुए कहा, बताओ। गीतांजलि अपनी उंगलियां आपस में मरोड़ते हुए बोली, जैसे आपके लिए मेरा दिल रीजन है, वैसे ही मेरे लिए आपका दिल रीजन है। आई होप हम हमेशा साथ रहें। वह बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। कर्तव्य तिरछी मुस्कुराहट से उसे छेड़ते हुए बोला, यस अगेन, भाई जैसे नॉवेल्स में होता है ना, दिल वाली स्टोरी, एक इंसान को देखकर दिल जोर से धड़कता है, वैसे ही आज मेरा भी दिल धड़का तुम्हें पहली बार देखकर, और मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि मेरी लाइफ का लाइफ पार्टनर मुझे पसंद आया। गीतांजलि अपने सुर्ख होते गालों को छुपाते हुए धीमे से बोली, नहीं, जैसा कहानी में होता है कि दिल जोर से धड़कता है, जबकि मेरा दिल जोर से नहीं धड़का बल्कि शांत रहा, बहुत शांत। आज कर्तव्य पर गीतांजलि को देखकर न जाने कैसे मदोसी छा रही थी। उसके मन में और उसकी आंखों में अलग ही भाव दिखाई दे रहे थे। कर्तव्य गीतांजलि के ऊपर झुका हुआ था, जिस कारण दोनों की नाक एक दूसरे को छूने लगी। गीतांजलि को यह अंदाजा था कि कर्तव्य उसके करीब आ रहा है। ये सोचकर उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। कर्तव्य उसके और करीब आ गया। अब उनके होंठ 1 इंच की दूरी पर ही थे। उसकी बंद आंखों को देखते हुए कर्तव्य ने उसके पास वाले लैंप को बंद कर दिया और उसके गाल को अपने होठों से छूते हुए फुसफुसाते हुए कहा, गुड नाइट स्वीट हार्ट, स्वीट ड्रीम्स, और खुद भी लेट गया। गीतांजलि की आंखें उसी पल खुल गईं। उसने देखा कि कर्तव्य ने सिर्फ लाइट बंद की थी, न कि उसके करीब आ रहा था। यह पल याद आते ही वह अपनी हरकत पर मुस्कुराई और एक नज़र कर्तव्य को देखा, जिसकी आंखें बंद थीं। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्या सोचना चाहिए। वह जल्दी से कर्तव्य के गले लग गई और उसकी शर्ट को पकड़कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। कर्तव्य उसकी अचानक हरकत से स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी अपने होश में आ गया। उसने अपने दाहिने हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया और खुद के करीब कर लिया और बाएं हाथ से उसके गालों को सहलाने लगा। वह उसके माथे को गहराई से चूमते हुए मुस्कुराया। गीतांजलि की आंखें इस स्पर्श से बंद हो गईं। कर्तव्य उसकी आंखों को देखकर मुस्कुराया और उसे अपने करीब कर लिया। गीतांजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। आज तक उसे अपने घर के किसी भी सदस्य से कभी प्यार या स्नेह नहीं मिला था। वह जल्दी अपने पास्ट से बाहर निकल कर आ गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अब उसके नए जीवन पर यह पुराने जख्मों का साया हो। कर्तव्य उसे अपनी बाहों में लिए सो गया। हाँ, क्या हुआ? उसकी चीख सुनकर बाथरूम से भागता हुआ कर्तव्य बाहर आया। प्लीज सेव मी फ्रॉम दैम। पता नहीं कहाँ से आ गए। प्लीज हेल्प मी ना। गीतांजलि डर से कांपते हुए जल्दी कर्तव्य के नजदीक चली गई। गीतांजलि सामने देखते हुए डर से कांपने लगी। उसे शांत कराते हुए कर्तव्य बोला, गीत, शांत हो जाओ, ये दोनों कुछ नहीं करेंगे। उसने बहुत प्यार से कहा। वह डर से कांपते हुए उन्हें देख रही थी। ये दोनों मुझे पसंद नहीं करते, ये मुझे काटने वाले हैं, प्लीज मुझे बचा लो ना। गीतांजलि इतनी डर गई थी कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना चेहरा जल्दी से कर्तव्य की गर्दन में छुपा लिया। उसने उसे इतनी कस के गले लगाया था कि कर्तव्य को उसका वजूद खुद में सिमटता हुआ महसूस हो रहा था। कर्तव्य उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ब्रूनो, ट्रॉफी, पीछे हट जाओ। देखो ये तुम दोनों को देखकर डर रही है। कर्तव्य ने उन दोनों डॉग्स को ऑर्डर दिया। उसकी बात मानते हुए वो दोनों पीछे जाकर बैठ गए और अपनी पूंछ हिलाते हुए गीतांजलि की तरफ देखने लगे। चुप स्वीटहार्ट,
देखो दोनों शांत हैं, अब ये कुछ नहीं करेंगे। कर्तव्य ने गीतांजलि को खुद से अलग करते हुए उसकी रोने से लाल हो चुकी आंखों में देखते हुए कहा। उसका वह छोटा सा चेहरा इस वक्त रोने के कारण लाल हो चुका था। वह उसके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए बोला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, तुम इन्हें छू सकती हो। उसने गीतांजलि के पीछे जाकर उसे बैक हक करते हुए उसे लेकर नीचे बैठ गया और प्यार से उन दोनों डॉग्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये लगभग 4-5 साल से मेरे साथ हैं। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत क्यूट है। ये सभी के साथ एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं। फिर एक ब्लैक डॉग की तरफ इशारा करते हुए, ये ब्रूनो है और ये ट्रॉफी, तुम इसके सर को छूकर देख सकती हो। जब तुम ऐसा करोगी तो इन्हें भी अच्छा लगेगा। कर्तव्य ने गीतांजलि को उन दोनों डॉग से मिलवाया और उसका हाथ आगे करते हुए कहा, चलो अब इनका सर सहलाओ। कर्तव्य ने गीतांजलि से ब्रूनो और ट्रॉफी के सर को छूने को कहा, पर गीतांजलि जल्दी से पीछे होते हुए अपने सिर को ना में हिलाने लगी। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह अपने पल के नीचे झुकाए फर्श को देख रही थी। वह इस वक्त बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह दिख रही थी। कर्तव्य उसके कान के पास अपने होठ ले जाते हुए बोला, मेरे होते हुए किसी से डरने की जरूरत नहीं। ट्रस्ट मी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। फिर ब्रूनो की तरफ देखते हुए, ब्रूनो हैंडशेक करो। ब्रूनो अपना पंजा आगे करते हुए गीतांजलि के हाथ पर रख देता है। देखो कुछ नहीं हुआ ना, बताया था ना मेरी जान। ये कहते हुए कर्तव्य ने गीतांजलि को अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम के अंदर ले गया। बाथरूम के अंदर कर्तव्य गीतांजलि को देखकर हल्के से हंसते हुए बोला, तुम्हारे चिल्लाने के कारण मैं आधा अधूरा काम छोड़कर बाहर भाग गया था। गीतांजलि अपना सिर झुकाते हुए बोली, सॉरी, क्या मैं आपकी सेविंग कर दूं? कर्तव्य हल्की हैरानी और खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें सेविंग करना आता है? मैं मुझे सेविंग करना आता नहीं है, मेरा फर्स्ट टाइम है, बट आई प्रॉमिस कि मैं ट्राई करूंगी और अच्छा करने की कोशिश करूंगी। गीतांजलि मासूमियत से अपनी उंगलियां आपस में मरोड़ते हुए कहा, चलो ये भी सही है, आगे चलकर तुम्हें ही ये सब करना है, सो व्हाई नॉट फ्रॉम टुडे। कर्तव्य एक शरारती हंसी हंसते हुए उसे एक ट्रिमर देता है। कर्तव्य ने गीतांजलि को अपने नजदीक किया। वह मिरर के सामने गीतांजलि के सामने झुक गया। उसने अपने दोनों हाथ गीतांजलि की बैक पर रख लिए और धीरे धीरे उसकी बैक को सहलाने लगा। वह उसके इस स्पर्श से कांप रही थी। उसे कांपता देख कर्तव्य हल्की सख्त आवाज में बोला, कांपना बंद करो, वरना मुझे चोट लग जाएगी। उसने अभी भी मिरर की तरफ देखते हुए कहा, जी, वह आप थोड़ा सीधे खड़े रहिए ना, प्लीज। वह उसके इतना करीब आने से घबरा रही थी। कर्तव्य उसे घूरते हुए बोला, ओके फाइन, और एकदम सीधा खड़ा हो गया। अब उसके सीधा खड़े होने से गीतांजलि और ज्यादा परेशान हो गई। वह, आप तो बहुत ज्यादा लंबे हैं, मेरे हाथ कैसे पहुंचेंगे? वह परेशानी से बड़बड़ाते हुए बोली, इसलिए ही तो मैं वैसे खड़ा था, मैं तो तुम्हारी हेल्प ही कर रहा था। बट नहीं, आपको तो मेरे इफेक्ट की कोई कदर ही नहीं है। वह उसके शोल्डर को हल्के से छूते हुए बोला, आई एम सॉरी, प्लीज पहले वाले पोजीशन पर वापस आइए। गीतांजलि ने उससे रिक्वेस्ट की। जैसा तुम चाहो स्वीट आर्ट। कर्तव्य फिर उसके ऊपर झुक गया। वह इस बार उसके और ज्यादा करीब था। उसने एक बार फिर मिरर में खुद की शक्ल देखी। उसे मिरर में सिर्फ अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। यह देख उसे अच्छा नहीं लगा। गीतांजलि सेविंग ट्रिमिंग लेकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी कर्तव्य ने उसे रोक दिया। थोड़ा इस साइड में घूम कर बैठो। ये कहते हुए कर्तव्य ने गीतांजलि को आईने की ओर थोड़ा घुमाया और फिर सही से खड़ा हो गया। अब उसे मिरर में गीतांजलि का चेहरा भी दिखाई दे रहा था। वह अपना पूरा ध्यान सेविंग पर लगा रही थी। शादी के इतने फायदे हैं, मुझे पहले पता होता तो मैं कब का शादी कर लेता। कर्तव्य हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। वह आईने के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी ब्रूनो भौंकते हुए बाथरूम में आ गया, जिससे गीतांजलि चौंक गई और उसके हाथ से ट्रिमर गलत जगह लग गया और कर्तव्य के निचले जबड़े पर छोटा सा कट लग गया। कर्तव्य ने अपना जबड़ा छूते हुए ब्रूनो को डांटा, जिसके जवाब में वह तेजी से अपनी पूंछ हिलाते हुए बाथरूम से बाहर भाग गया। सॉरी सॉरी सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, सॉरी। गीतांजलि लगातार माफी मांगती रही। उसने कर्तव्य का हाथ उसके जबड़े से हटाया तो पाया
कि उसके जबड़े से खून बह रहा है और आंखों में नमी भी आ गई है। गीतांजलि ने बिना समय बर्बाद किए फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढा और फिर दवाई लेकर जल्दी से उसके बहते हुए खून पर लगाने लगी। हमें प्लीज माफ कर दीजिए, आप हमें जो पनिशमेंट देंगे हम तैयार हैं। फिर आंखों में नमी लिए कर्तव्य को देखते हुए अटकते हुए बोली, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? कर्तव्य उसके इतने डर और केयर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, गलती सबसे होती है और दिस इज सिंपली ए माइनर कट, सो रिलैक्स। और दर्द तो बिल्कुल नहीं हो रहा क्योंकि तुमने जो दवाई लगा दी है ना? गीतांजलि हैरानगी से बोली, आप नाराज नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर उसे छेड़ते हुए बोला, आगे कोशिश करूंगा कि अगली बार तुमसे नाराज हूँ, लेकिन अभी के लिए तो नहीं हो सकता। कुछ समय बाद गीतांजलि अहिल्या द्वारा दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हुई। वह अपनी चूड़ियां पहन रही थी, तभी कर्तव्य उसके कान के पास आकर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। एक्चुअली यह है आपका वेडिंग गिफ्ट, पर मैं कल रात को देना भूल गया था, इसलिए अभी दे रहा हूँ। कर्तव्य ने एक छोटा सा बहुत ही सुंदर पेंडेंट बॉक्स उसके हाथ में दिया। वह पेंडेंट बहुत ही खूबसूरत और यूनिक था, जो देखने में ही बहुत महंगा लग रहा था। कर्तव्य उसके चेहरे को देखते हुए बोला, पसंद आया? जी, बहुत सुंदर है। गीतांजलि उस पेंडेंट को हाथ में लेकर मुस्कुराती आंखों से बोली, क्या है, ऐसे क्या देख रही हो? गीतांजलि अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए, आई विल अप्रिसिएट इट मोर। अगर आप मेरे साथ हर एक मोमेंट शेयर करेंगे ना, तो मुझे बेहद खुशी होगी। कर्तव्य ने उसके बालों को कान के पीछे किया और धीरे से बोला, माई लिटिल स्वीट हार्ट, मेरा फेवरेट रंग जचता है तुम पर। क्या यह आपका फेवरेट रंग है? गीतांजलि हैरानी और खुशी से बोली, नहीं, पहले तो वाइट था, पर अभी से रेड मेरा फेवरेट कलर बन गया। कर्तव्य अपनी एक आंख दबाते हुए बोला। गीतांजलि उसके इशारे को देखकर शर्म से लाल होती हुई जल्दी से अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगी। फिर अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए बोली, जी, वह मेरा सामान अभी तक नहीं आया। कर्तव्य सुनकर अपने माथे पर बल डालते हुए बोला, वह एक्चुअली आपके घर से आपके साथ कोई सामान नहीं भेजा गया। सुबह ड्राइवर से पूछा तो पता चला कोई सामान नहीं आया है, कर्तव्य ने कहा। जिसे सुनकर गीतांजलि हैरान हो गई। उसके परिवार के लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? उनके लालच की कोई सीमा ही नहीं है। उसे उसके सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। कर्तव्य उसकी झुकी पलकें देखकर समझ गया कि गीतांजलि उसके सामने शर्मिंदा महसूस हो रही है। कर्तव्य ने प्यार से उसके गाल को छूते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें हर वह खुशी दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। बस मुझे बिना किसी झिझक के सब बातें बता दिया करो कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह गीतांजलि समय से उठकर रेडी होकर नीचे आ गई, क्योंकि आज उसे अपने नए परिवार के सदस्यों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना था। लेकिन उसे नीचे हॉल में नौकरों के अलावा कोई नहीं दिखा। उसने वहां पर खड़ी एक मेड से पूछा, सुनिए, यहाँ सब कितने बजे उठते हैं? वह मेड अपना सिर झुकाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग छोटी मालकिन, सब उठ चुके हैं, पर 9 बजे सब नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। गार्डन में बड़ी मालकिन न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। गीतांजलि हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, आप हमें छोटी मालकिन नहीं, गीतांजलि कहकर पुकारिए तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेड ने बहुत ही गर्मजोशी से कहा, माफ़ कीजिए छोटी मालकिन, सब, पर मैं ऐसे नहीं बुला सकती आपको। तो गीतांजलि बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, चलिए छोटी बहू कहकर पुकार लीजिए, ये तो चलेगा ना। मेड कुछ पल के लिए शांत हो गई। गीतांजलि के इतने प्यार से कहने पर वह खुद को रोक नहीं पाई और मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है छोटी बहू रानी, चलिए मैं आपको बड़ी मालकिन के पास लेकर चलती हूँ। बाहर गार्डन में अहिल्या न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तभी गीतांजलि ने उनके पैर छूकर धीमे से कहा, गुड मॉर्निंग काकी माँ। उसने बहुत ही प्यार से कहा था। अहिल्या ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड मॉर्निंग, बहुत जल्दी उठ गई आप? उसकी आवाज में तंज समझकर गीतांजलि ने धीमे से कहा, माफ कीजिए काका साहब। तभी वहां पर मृत्युंजय चौहान आते हुए दिखाई दिए। गीतांजलि मुस्कुराते उनके पैर छूते हुए बोली, गुड मॉर्निंग काका साहब। मृत्युंजय ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, आज ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है?
अहिल्या हल्के से गुस्से से, ब्रेकफास्ट तो तब बनेगा ना जब आपकी नई बहू को बनाने का मन होगा। अहिल्या ने गीतांजलि को एक नज़र देखते हुए कहा, जी काकी माँ, मैं वही पूछ रही थी कि क्या बनाऊं। अहिल्या ने गीतांजलि को मेड की मदद लेने को कहा और बोली, सबकी पसंद अलग है, सो अकॉर्डिंग ब्रेकफास्ट बनेगा। आप इन मेड से सारी हेल्प ले सकती हैं। जी काकी माँ, ये कहते हुए गीतांजलि मेड्स के साथ किचन की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही अहिल्या मृत्युंजय की ओर मुड़कर बोली, मुझसे नहीं होती है विलेन वाली एक्टिंग। क्यों मुझे रूडली बिहेव करने के लिए फोर्स करते रहते हैं, जबकि हमारे घर में ऑलरेडी 2 विलेन हैं। अच्छा जी, पहले तो गीतांजलि पसंद नहीं थी, अब अचानक क्या हो गया? मैंने कब कहा था कि वह मुझे पसंद नहीं है? अच्छी तो है वह। अहिल्या नजरें चुराते हुए बोली। मृत्युंजय ने अहिल्या का नजरें चुराना देखकर शरारत से मुस्कुराया। कुछ समय बाद किचन एरिया में अहिल्या किचन के अंदर दाखिल होते हुए बोली, ब्रेकफास्ट रेडी हुआ या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? जी नहीं काकी माँ, ये तो पहले ही रेडी हो चुका है, गीतांजलि ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। चलो फिर कर्तव्य को भी बुला लो, बाकी सब भी आते होंगे। गीतांजलि हल्के से फिर मुस्कुराई। जी काकी माँ, और किचन से बाहर निकल गई। जब गीतांजलि अपने रूम में पहुंची तो उसने देखा कि ईशानी उसके बेड पर बैठकर पीठ के बल लेटी हुई है और उसके हाथ में एक टाई थी। गीतांजलि कंफ्यूज होकर बोली, आप यहाँ ईशानी? ईशानी ने गीतांजलि को जैसे ही रूम के अंदर देखा, अपने बाल झटकते हुए कहा, गीतांजलि, एक्चुअली कर्तव्य को टाई बांधना नहीं आता। आज तक मैं ही उसकी हेल्प करती आई हूँ। तभी कर्तव्य वार्डरोब से अपने बिजनेस सूट पहनकर बाहर आया। वह अपना कोट सही कर रहा था। ईशानी जल्दी से उसके करीब जाकर उसके गले में टाई बांधने लगी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। इस समय एक नवविवाहित जोड़े की तरह करीब खड़े थे। गीतांजलि की नजरें भी उन पर टिकी थीं। ईशानी जानबूझकर टाई बांधने में आनाकानी कर रही थी। हो गई, ईशानी ने कहा और बिना गीतांजलि को देखे रूम से बाहर जाने लगी। तभी कर्तव्य ने उसे पुकारा, ईशानी। ईशानी बोली, हाँ कर्तव्य, क्या तुम्हें कोई और मदद चाहिए? कर्तव्य बोला, कल से टाई का बहाना ढूंढकर रूम में मत आना। तुम्हारा टाई बांधने का तरीका मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। कर्तव्य ने उसकी बंधी हुई टाई को खींचकर अपने गले से बाहर निकालकर फेंक दिया। ईशानी उसके गीतांजलि के सामने अपनी इंसल्ट होते देख गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से अपने रूम में चली गई। कर्तव्य ने गीतांजलि के हाथ में अपनी टाई दी। गीतांजलि ने नामे से रिलाया और रूम से बाहर जाने लगी। तभी कर्तव्य ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर अपने सामने खड़ा करते हुए कहा, नाराज हैं? मैंने नहीं बुलाया था उसे। मुझे तो पता भी नहीं था कि वह रूम में है। मैं नाराज नहीं हूँ। मैं ये टाई बांधने के लिए मना नहीं कर रही। मुझे सच में टाई बांधना नहीं आता। गीतांजलि ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। कर्तव्य ने गीतांजलि को अपनी बाहों के घेरे में खींच लिया और आईने के सामने खड़ा कर दिया। दोनों आईने के बिल्कुल सामने खड़े थे। कर्तव्य उसे अलग होकर वार्डरोब से एक न्यू टाई निकाल लाया और गीतांजलि के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रख लिया। उसके परफ्यूम की तेज महक गीतांजलि की नाक में जा रही थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कर्तव्य ने उसकी बंद आंखें देखकर धीरे से उसके कान को अपने होठों से छूते हुए बोला, आंखें बंद रखोगी तो सीखोगी कैसे? उसने हल्के से उसके कान पर बाइट करते हुए कहा। गीतांजलि ने झटके से अपनी आंखें खोली और कर्तव्य को देखने लगी, पर कर्तव्य टाई बांध रहा था। कुछ समय बाद उसने टाई बांध ली और गीतांजलि से पूछा, अब क्या तुम फिर से टाई बांध सकती हो? कर्तव्य ने गीतांजलि के गले में मौजूद मंगलसूत्र को अपनी उंगलियों से छूते हुए कहा। उसका दूसरा हाथ उसके पेट पर लिपट चुका था। उसके हाथों के स्पर्श से गीतांजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी। गीतांजलि हड़बड़ाते हुए बोली, वो ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। चलिए, सब नीचे वेट कर रहे हैं। और जल्दी से उससे अलग होकर रूम से बाहर निकल गई। उसकी हड़बड़ाहट देखकर कर्तव्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी टाई पर गई तो उसे उस पर पहले ईशानी की हुई हरकत याद आ गई। ये सब याद करते हुए उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सभी लोग मौजूद थे।
गीतांजलि मेट के साथ टेबल पर नाश्ता लगवा रही थी। युवराज खुशी से उछलते हुए बोला, अरे वाह भाभी माँ, खुशबू तो बहुत मस्त आ रही है। गीतांजलि ने मुस्कुराकर सभी को नाश्ता सर्व किया और कर्तव्य के पास जाकर खड़ी हो गई। गीतांजलि बेटे, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो और अपना नाश्ता करो बेटा, मृत्युंजय ने बहुत प्यार और नरमी से कहा। गीतांजलि को युवराज और अहिल्या के बीच एक खाली सीट दिखी। वह उस सीट की ओर बढ़ने लगी, तभी ओंकार सिंह चौहान ने कहा, तुम्हें अपने पति के पास बैठना चाहिए। ईशानी, तुम युवराज के पास शिफ्ट हो जाओ। ईशानी ने गीतांजलि को देखकर चिढ़ती हुई आवाज में कहा, पर मैं यहाँ पहले बैठी थी, आप यहाँ से उठिए। ओंकार ने अपनी सख्त आवाज में उसे कहा। उसकी इतनी ठंडी आवाज सुनकर ईशानी को वहां से उठना ही पड़ा। भक्त बड़ा ही जालिम है ना? नहीं, जब उसका मन होता है तब लोगों को उसकी औकात दिखा ही देता है। युवराज ने ईशानी के कान में फुसफुसाते हुए कहा। औकात की बात करते हो? उस लड़की की औकात तो कर्तव्य के पास खड़े होने की भी नहीं है। ईशानी ने बेहद गुस्से से युवराज को देखते हुए कहा। उसकी यह बात युवराज को जरा भी पसंद नहीं आई कि उसने गीतांजलि के बारे में यह कहा। वह उसे घूरते हुए बोला, बड़े पापा, ईशानी औकात के बारे में कुछ बात कह रही है। ये सुनते ही ईशानी की आंखें बाहर निकल आईं। वह वहां से उठने लगी, लेकिन युवराज ने उसे उठने का मौका ही नहीं दिया। क्या बात है ईशानी? ओंकार सिंह चौहान ने उसे सख्ती से पूछा। अरे ईशानी, डर क्यों रही हो? कहो ना। अच्छा ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ। बड़े पापा, ईशानी कह रही थी कि इतना डिलीशियस खाना बनाना उसकी औकात से बाहर है। पर भाभी माँ, ये इतना यमी है ना? ये सब युवराज ने ईशानी को और परेशान करने के लिए अपना खाना खाते हुए कहा। एक बाउल ढका हुआ था, जिसे देख लीलावती ने टेढ़ा मुंह करते हुए कहा, ये क्या है? उसने उसका ढक्कन खोला तो उसमें ओंकार सिंह की फेवरेट मिठाई बनी हुई थी। अरे वाह भाई साहब, ये तो आपकी पसंद का मीठा बना है। मृत्युंजय ने ओंकार जी को देखकर खुशी से कहा। हाँ भाभी माँ, ये तो बहुत टेस्टी है। इसे खाते हुए युवराज ने धीरे से ईशानी के कान में कहा, ये सब तुम्हारी औकात से बाहर है। एक चम्मच अपने मुंह में भरते हुए युवराज बोला। कुछ देर बाद मेरा हो गया, ऐसा कहकर कर्तव्य कुछ समय बाद युवराज के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वही ईशानी गीतांजलि और अपनी माँ को गुस्से से घूर रही थी। गीतांजलि को उसके गुस्से का कोई मतलब समझ नहीं आया। वहीं उसकी माँ लीलावती ने उसकी हरकतें इग्नोर करते हुए अपना खाना एंजॉय करने लगी। जब सब नाश्ता करके अपने अपने ऑफिस के लिए चले गए तो गीतांजलि जल्दी से अपने रूम की तरफ बढ़ गई। उसने बेड पर रखी वही कर्तव्य की टाई उठाई, जो कुछ समय पहले कर्तव्य उसे बांधना सिखा रहा था। उसे लेकर वह मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और बांधने की कोशिश करने लगी। उसने याद किया कि कैसे कुछ घंटे पहले कर्तव्य से कैसे बांधना सिखा रहा था। उसने यह हरकत कई बार दोहराई, जिससे कि वह टाई बांधने में सफल हो गई। वह गहराई से मुस्कुराते हुए बोली, प्रैक्टिस से ही काम परफेक्टली होता है। चौहान इंडस्ट्रीज कर्तव्य के केबिन में कर्तव्य मॉडलिंग बिजनेस में कुछ नए प्लान्स इंट्रोड्यूस करने वाला था। उसने सब फाइल लाइंस होने के बाद ही नया प्रोजेक्ट साइन करने का ऑर्डर युवराज को दिया। जी भाई साहब, युवराज ने अपना सिर हिलाकर कहा। युवराज ने आगे कहा, भाई साहब, वह अभी कुछ कहता कि तभी मृत्युंजय अचानक कर्तव्य के केबिन में दाखिल हुआ और युवराज को देखते हुए बोला, युवराज, ओंकार भाई साहब तुम्हें बेंगलुरु वाली कंपनी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। जल्दी जाओ और उनसे बात करो। पर पापा, कर्तव्य भाई साहब ही तो बात कर सकते हैं ना, बड़े पापा से। फिर मैं ही क्यों? युवराज ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा। भाई साहब तुम्हें यह सब सिखाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यह सब जानना चाहिए। अब जल्दी जाओ, मृत्युंजय ने उसे समझाते हुए बोला। बड़े पापा बिजनेस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं बात नहीं कर पाऊंगा उनसे। युवराज ने इस बार अपनी असली बात उनके सामने रखते हुए कहा। अगर मेरे भाई साहब स्ट्रिक्ट हैं तो व्हाट अबाउट योर? तू कर्तव्य के साथ कैसे काम करता है? फिर वह तो भाई साहब से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मृत्युंजय भी युवराज के कान को हल्के से मरोड़ते हुए बोले। कर्तव्य कंफ्यूजन से, काकू साहब, मैं कहाँ स्ट्रिक्ट हूँ? वैसे भी आपसे और बाबा साहब से यही तो सीखा है कि बिजनेस में डील देना मतलब अपना ही लॉस करवाना है, और मैं नहीं चाहता कि चौहान
कभी भी अपना लॉस करवाएं। कर्तव्य ने बहुत पॉलिटली कहा, हाँ भाई, पूरे चौहान परिवार में एक कर्तव्य सिंह चौहान अपने बिजनेस को लेकर पॉपुलर है। किसी से भी पूछ लें, आंसर तो यही सुनने को आता है कि बस इज परफेक्ट, दैट नेवर मिसिस, तो डोंट बी लेट ईटीसी। सब एम्प्लॉय सिर्फ तुम्हारी बात को ही मानना जानते हैं। मुझे तुम पर गर्व है भाई। मृत्युंजय के मुंह से कर्तव्य की इतनी सारी तारीफ सुनकर युवराज खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, तू कब कर्तव्य को प्राउड फील करने का चांस देगा? युवराज सिंह चौहान। मृत्युंजय जी ने उसे घूरते हुए बोला, काकू साहब, आपको भी पता है युवराज कितना स्किल्ड है। मैं कहता नहीं हूँ, बट यू प्राउड ऑफ यू। कर्तव्य ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, देखा आपने, आई लव यू भाई साहब। युवराज मुस्कुराया, मैंने तो देखा पर तुमने नहीं देखा। ओंकार भाई साहब ने 10 मिनट का टाइम दिया था और यू आर लेट बाई 25 मिनट्स। मृत्युंजय ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए टाइम बताया। ये याद आते ही युवराज के माथे पर पसीना छा गया। वह बिना एक पल गवाए तेजी से ओंकार सिंह चौहान के केबिन की तरफ भाग गया। मृत्युंजय युवराज को भागता हुआ देख रहा था, तभी पीछे से कर्तव्य की धीमी आवाज आई, मुझे पता है आपको मुझसे कोई बात करनी है, और बिकॉज ऑफ दैट यू सेंड हिम अवे। उसकी बात सुनकर मृत्युंजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, आज सुबह का नाश्ता कैसा लगा? अच्छा था। और नाश्ता बनाने वाली कैसी लगी? कर्तव्य ने अपनी नजर चुराते हुए कहा, वह भी अच्छी है। मृत्युंजय ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, कर्तव्य बेटा, हर चीज को थोड़ा टाइम दो। कभी कभी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, सो दैट आगे चलकर हम सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बना सकें। मुझे याद है काकू साहब, मैं ये शादी करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। सिर्फ आपके कहने पर ही मैं इस शादी के लिए राजी हुआ हूँ। आई विल वर्क ऑन दिस मैरिज। आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हर, बट सी इज क्वाइट मिस्टीरियस। छोटी छोटी बातों पर डर जाना, गलती ना हो तभी माफी मांगना, इन सब के पीछे क्या राज है, ये मुझे अभी तक नहीं पता। मृत्युंजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ, पर मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर तुम इन सारी मिस्ट्री को खुद सॉल्व करोगे तो बेहतर होगा। कर्तव्य हल्के से सिर हिलाते हुए, ठीक है काकू साहब। चौहान हवेली में गीतांजलि एक एक्सपेंसिव फ्लावर पॉट में गुलाब के फूल रख रही थी। तभी अहिल्या ने जानबूझकर टेबल को अपने पैर से हल्के से छुआ, जिसके हिलने के कारण वह फ्लावर पॉट नीचे गिर गया और पूरी तरह से टूट गया। गीतांजलि ने जल्दी से फ्लावर पॉट के पास खड़ी अहिल्या को देखा और डर से कांपती हुई बोली, काकी माँ, आपको लगी तो नहीं ना? कभी कभी लोग प्रिंटेड करते हैं कि वे विक्टिम है, पर रियलिटी होते नहीं है। जो चीज तुम्हें पसंद है उस पर रोब जमाकर उसको संभालना सीखो, वरना लोग तुम्हें तुम्हारे सामने तोड़ देंगे और तुम कुछ कर नहीं पाओगी। अहिल्या ने बहुत ही एरोगेंट लुक देते हुए उससे कहा। उसका तन सुबह ईशानी वाली बात को लेकर था। गीतांजलि को अहिल्या के गुस्से के पीछे छिपी हुई सलाह का आभास हो गया। वह इस बारे में गहराई से सोचने लगी। दूसरी तरफ अहिल्या अपने कमरे में गई और जल्दी से मृत्युंजय का नंबर डायल कर दिया और खुशी से नाचते हुए बोली, बोल दिया मैंने, सब बोल दिया। जैसा आपने कहा था वैसा ही उसके सामने इंडिकेट कर दिया। उधर से मृत्युंजय की हंसने वाली आवाज आई, क्या अहिल्या, तुम भी ना, एक टिपिकल सास बनकर तुम हमारी प्यारी गीतांजलि को डांटती रहती हो। अच्छा जी, अब सारी गलती मेरी बना रहे हो, पर सारे इंट्रैक्शन तो आपके हैं ना, ये मत भूलिए। अरे भाई, इंट्रैक्शन मेरे हैं, पर ये सब कहलवाने की इच्छा तो भाई साहब की है ना। अहिल्या अब शांति से बेड पर बैठते हुए नरम आवाज में बोली, कब तक चलेगा ये? जब तक भाई साहब सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, मृत्युंजय ने गंभीरता से कहा। अहिल्या ने अपने दुपट्टे को एक हाथ से उंगलियों में मरोड़ते हुए हल्के से कहा, खाना खाया आपने? नहीं, लंच के लिए घर आऊँगा, साथ में खाएंगे। ये कहकर मृत्युंजय ने कॉल कट कर दिया। शाम के समय कर्तव्य ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। तभी उसे अचानक भूख की आवाज आई, जिससे वह चौंक गया। अचानक उसके सामने आकर गीतांजलि खड़ी हो गई और उसके सामने जोर जोर से हंसते हुए बोली, क्या आप इतने डर गए? कर्तव्य अपना सिर झटकते हुए बोला, मुझे पता नहीं था कि आप ऐसी भी हरकतें करती हो। ये सब छोड़ो, इधर आओ मेरे पास, आपके लिए कुछ है। गीतांजलि एक्साइटेड होकर बोली, क्या? कर्तव्य ने अपने हाथ के पीछे रखा बॉक्स उसके हाथ में रख दिया।
जिसमें एक डार्क चॉकलेट पेस्ट्री थी। गीतांजलि खुशी से चिल्लाई, ये मेरे लिए? कर्तव्य ने धीरे से बोला, यस फॉर यू। सुबह अच्छा खाना बनाया था और काकू साहब ने कहा है कि आई शुड गिव यू समथिंग एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। अब मुझे तुम्हारी फेवरेट बाली का कोई आइडिया नहीं था, तो मैं अपनी फेवरेट बाली ले आया हूँ। यू लाइक इट? कर्तव्य ने आराम से कहा और अपना कोट और टाई उतारने लगा। गीतांजलि ने जल्दी से वह पेस्ट्री बॉक्स से निकाली और उसे खाने लगी और फिर खुशी से चहकते हुए बोली, ये कितनी अच्छी है। कर्तव्य ने उसके होठों को देखा जहाँ पर पेस्ट्री लगी थी। उसने अपने अंगूठे की मदद से पेस्ट्री को उसके होठों से साफ किया और अपने अंगूठे को अपने होठों से छू लिया। वह वाकई में बहुत अच्छी है। गीतांजलि उसकी इस हरकत पर शर्मा गई, लेकिन हैरान भी हुई थी कर्तव्य की हरकत से। उसने अपने शर्मीली मुस्कान छुपाने के लिए अपने दोनों होठों को अंदर की तरफ दबा लिया। कर्तव्य उसकी घबराहट को देख मुस्कुराया और बोला, चाचू की पसंद हमेशा अच्छी होती है। उन्होंने ही मुझे इस पेस्ट्री का सुझाव दिया था, लेकिन सच्चाई इसके उलट थी। उसने अपने ही मन से ये उसके लिए खरीदी थी। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। गीतांजलि उसके लिए खाना लेने चली गई। कुछ देर बाद युवराज अचानक से कर्तव्य के कमरे में दाखिल हुआ और एक्साइटेड होते हुए बोला, चलो ना भाई साहब, मैच खेलते हैं। बहुत दिन हो गए मैच खेले, प्लीज। युवराज ने कर्तव्य के हाथों को पकड़ते हुए कहा। ठीक है छोटे, तो हारने के लिए तैयार रहो। कर्तव्य हल्के से हंसते हुए बोला, भाई साहब मुझे पता है कि मैं हारने वाला हूँ, तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। आपको तो मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए। युवराज एक छोटे बच्चे की तरह चिढ़ते हुए बोला। चल ऑन कर। कर्तव्य ने युवराज को वीडियो गेम का स्विच ऑन करने को कहा और दोनों भाई वीडियो गेम खेलने लगे। वे पूरी तरह से उसमें खोए हुए थे। देखिए भाई, आप हारने वाले हैं आज। और तो और, आज आप पर मैं कोई रहम नहीं खाऊंगा। बस देखते जाइए, मैं अभी ये मैच जीत कर दिखाता हूँ। इससे पहले कि कर्तव्य उसे कोई जवाब देता, गीतांजलि कमरे में खाना लेकर आ गई। भाभी माँ, कम कम, पहले ही बोल दे रहा हूँ। भाभी माँ, मेरी टीम में आ जाइए, क्योंकि आज भाई साहब बुरी तरह से हारने वाले हैं। युवराज ने एक बहुत ही खूबसूरत मुस्कान के साथ गीतांजलि से कहा, फिर अपना ध्यान वीडियो गेम पर लगा लिया। उसी समय कर्तव्य ने भी गीतांजलि को देखा। उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान थी। अब उसे गीतांजलि के सामने खुद की हार मंजूर नहीं थी। वह भी पूरे जोश के साथ खेल खेलने लगा। कर्तव्य भी अपने होठों को काटते हुए वीडियो गेम को कसकर पकड़े खेल रहा था। वह युवराज को हराने में लगभग सफल भी हो गया था। तभी युवराज मासूमियत से बोला, भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ, प्लीज थोड़ा रहम करो मुझ पर। यह सुनकर कर्तव्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह युवराज को देखकर मुस्कुराया। उसने एक नज़र गीतांजलि को भी देखा कि वह उसके जीतने से खुश हुई है या नहीं। वही गीतांजलि भी कर्तव्य को देख रही थी, लेकिन जब उसने कर्तव्य की नजरें खुद पर पाई तो उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह तीनों होश में आ गए। अंदर आओ, कर्तव्य ने बाहर खड़ी हुई मेड को ऑर्डर दिया। वह मेड अपना सिर झुकाकर अंदर आई। छोटे हुक्म सा, छोटी बहू रानी सा, अहिल्या आपको बुला रही हैं। वह इस वक्त काफी गुस्से में है, प्लीज जल्दी जाइए। युवराज उस मेड को देखकर जल्दी जल्दी बोला, माँ मुझे क्यों बुला रही हैं और गुस्से में क्यों है? युवराज कंफ्यूज सा सोचने लगा, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वह अपने वीडियो गेम को वहीं छोड़ते हुए चिल्लाया, ओ सेठ, मैं अपने बेड पर सारा सामान तो वैसे ही फैला कर आ गया था। अरे, फिर से अब उनका लेक्चर सुनना पड़ेगा। वह तेजी से उठा और अपने रूम की तरफ भाग गया। गीतांजलि बेड पर बैठी थी। कर्तव्य उसके पैरों के पास ही बैठा था। वह उसे बुलाते हुए बोला, आओ खेलो। गीतांजलि धीमे से बोली, मुझे तो ऑपरेट करना आता ही नहीं है, तो खेलूंगी कैसे? बस इतनी सी बात, अभी सिखा देते हैं आपको। कर्तव्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे खींचा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। इसके बाद दोनों ने ही कुछ नहीं कहा। गीतांजलि उसके इतने करीब खुद को बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसका चेहरा इस वक्त कर्तव्य की चेस्ट की तरफ था। वह अपनी नजरें नीचे झुकाए हुए थी। उसने नजरें उठाकर एक नज़र भी कर्तव्य को देखने की हिम्मत नहीं की। कर्तव्य जो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि गीतांजलि उसकी तरफ नहीं देख रही है, तो उसने धीरे से उसके चेहरे पर फूंक मारी।
उसके अचानक फूंक मारने से गीतांजलि की आंखें बंद हो गईं। उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया था। वो सिमटते हुए उसके और ज्यादा करीब आ गई और उसने कसकर उसकी शर्ट को पकड़ लिया। कर्तव्य ने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, घूम जाओ। कर्तव्य ने उसे अपनी गोद में अच्छी तरह बिठा लिया। गीतांजलि की पीठ कर्तव्य के चौड़े सीने से चिपकी हुई थी, जो कर्तव्य और गीतांजलि अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। और तभी उसका ध्यान इससे भटकाने के लिए बोला, इसे पकड़ो। कर्तव्य ने उसे अपने दोनों हाथों से उसे कंट्रोलर दे दिया, जो वीडियो गेम का था, और दूसरा उसका अपना। कर्तव्य ने अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रखी और उसे वीडियो गेम खेलना समझाने लगा। गीतांजलि का ध्यान उस वीडियो गेम से ज्यादा कर्तव्य के चेहरे पर था, जो कर्तव्य काफी देर से नोटिस कर रहा था। उसका मन गीतांजलि को भाव में छुपाने का कर रहा था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। मुझे नहीं, इस कंट्रोलर को देखो, कर्तव्य ने धीरे से उसके कान में कहा। अचानक गीतांजलि के मुंह से निकल गया, क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं इस कंट्रोलर को देखूं? नहीं, कर्तव्य गहराई से मुस्कुराते हुए बोला, और उसके दोनों गालों को बारी बारी से चूम लिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।